और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। कल बुधवार है, यानी बुद्धि के देवता भगवान गणेश का दिन, और कल ही कर्नाटक के वोटर्स को बुद्धि का इस्तेमाल करना है, 5 साल के लिए सरकार चुनना है। और आज मंगलवार है, यानी बजरंग बली का दिन। तो वोटिंग से पहले नेताओं ने बजरंग बली को खुश करने में पूरा जोर लगा दिया ताकि कल सब कुछ मंगल मंगल हो। वीएचपी और बजरंग दल ने आज कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ रखा। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कई दूसरे बड़े नेताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन चुनाव आयोग ने कई जगह पर सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने से लोगों को रोक दिया। उन्हें याद दिलाया कि यह धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन है। बजरंग दल और बजरंग बली में वोटर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने भी पूरी हनुमान भक्ति की। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया भी हनुमान मंदिर पहुंचे, कांग्रेस की सरकार बनवाने का आशीर्वाद मांगा। वहीं प्रियंका वाड्रा ने भी बकायदा ट्वीट करके उस पर जय बजरंग बली लिखा और लोगों को ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस ने एक भूल कर्नाटक की संप्रभुता वाले ट्वीट से भी कर दी थी। चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस देकर उस पर जवाब मांगा था, हालांकि वो जवाब अभी तक नहीं पहुंचा है। ऐतराज तो कांग्रेस ने भी चुनाव से एन पहले पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर जताया था, लेकिन उस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अब कल क्या होगा ये बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज की पूरी चुनावी हलचल देख लीजिए। The Congress leaders doesn't believe in the nationhood. That has been their prophecy for a long time. That has been expressed so many times. We believe in a strong Karnataka, through strong Karnataka, strong Bharat. कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक के लिए राज्य और देश के अंदर फूट डालने का कार्य कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा इस देश के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चला रही है। First, let them reply that all Congress leaders are terrorists, and if Congress party comes to power, there will be law and order situation. Riots will happen. Let them reply to that. Then we will speak on. You are openly saying this is a Hindu state, and you are projecting Veer Savarkar like that. We can put up complaints, many complaints we can give against BJP. It is clearly showing that their mind was absent for increasing of the popularity of Congress party. That's why they are making such a complaint. तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें किसकी है? ये तस्वीरें हैं सिद्धारमैया जी की और साथ ही साथ बसवराज बोम्मई, माफ कीजिएगा, ये डीके शिवकुमार है। सिद्धारमैया जी भी मंदिर गए थे, उनकी भी तस्वीर आएगी। डीके शिवकुमार कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। सिद्धारमैया वो भी नेता हैं, इसी तस्वीर में वो भी दिखाई दे रहे हैं, माफ कीजिएगा। वो देखिए आप, साथ में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जी वहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बसवराज बोम्मई आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो हनुमान मंदिर में आज कांग्रेसी नेताओं को भी जाना पड़ा। तो क्या बजरंग दल और पीएफआई को साथ साथ रख के गलत कर दिया कांग्रेस ने? ये सवाल भी पूछेंगे। और ये देखिए, दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता हंसी खुशी से आज बड़े मंगल की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ झूम रहे हैं। ये देखिए, बजरंग दल जिसको पीएफआई के साथ इक्वेट किया था, पीएफआई बैंड संगठन है, बजरंग दल जो है एक ऐसा संगठन है जो राम के सेवक बजरंग बली के नाम पर बना हुआ है, और इसको बीजेपी ने बड़ी ही चतुरता से बजरंग बली से जोड़ दिया। बजरंग दल को उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया कि कांग्रेस को भी उस पिच पर खेलना पड़ रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद है, वो जुड़ेंगे। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आलोक जी, सबसे पहले
आज तो आपने गाया, आप तो जरूर हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते हैं, और मैं आज बोला होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो संकट कटे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर, तो आप भी आज बजरंगबली की शरण में चले गए। आप भी बोल रहे होंगे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। देखिए, मुझे लगता है कि संकट में जिस तरह से 5 वर्षों से कर्नाटक की जनता थी, उनके संकट को बजरंगबली जरूर दूर करेंगे। और जनता ने मन बना लिया है कि जो उनका मुख्य संकट है, वहां पर 40% कमीशन की जो सरकार है भाजपा की, उसको उखाड़कर फेंक देगी वहां की कर्नाटक की जनता। तो बजरंगबली जरूर कर्नाटक की जनता के ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे। और जो लोग बजरंगबली को बजरंग दल के बराबर मानते हैं, बजरंगबली उनको जरूर सजा देंगे। बजरंगबली जरूर बताएंगे कि मेरे नाम पर अगर दल बनाकर कोई गलत काम करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मुद्दे की बात यह आती है दीपक जी कि जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन देश के प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम बीजेपी के नेता आज भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको फटकार लगा रहा है। जिस तरह से पिछले 15 दिन में एक भी जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, उसके ऊपर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। पहले रिजर्वेशन आया, आज सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के तमाम लीडर्स को लताड़ लगा रही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में है, तो आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। उसके बाद लिंगायत, उसके बाद अगर मोदी जी का आशीर्वाद कन्नड़ की जनता को नहीं मिला तो अमंगल हो जाएगा। फिर दंगे कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो दंगे हो जाएंगे। फिर जान से मारने की धमकी खड़गे साहब को। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर बजरंग बली को बराबर कर दिया बजरंग दल के। फिर इलेक्शन कमीशन से अपील, आज का जो नया मामला आया है कल का। बीच में फिल्म भी आ गई एक कि फिल्म के नाम पर भी हमें वोट दे दो। राजीव गांधी भी आ गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस बार गोल पोस्ट बदले, बीजेपी ने हार मान ली, स्वीकार कर लिया है। और मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री को इस चीज बड़े शिद्दत के साथ समझनी होती है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर एक राज्य आप हार जाएंगे, आप 30 से 35 पहले भी तो चुनाव हारे, तो क्या उन राज्यों में विकास रुक गए? आप आज तक तमिलनाडु में नहीं जीते, केरल में नहीं जीते, कर्नाटक की जनता ने आज तक आपको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी, तो क्या वो राज्य डेवलप नहीं हुए? कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 50 साल से कांग्रेस नहीं आई, तो क्या वो राज्य डेवलप नहीं हुए? देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आपने झूठ के सहारे से लेकर और कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन से लेकर और इलेक्शन कमीशन की साख को दांव पर लगाने तक हर कदम उठाया मोदी साहब। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो हमने इतनी बड़ी कंप्लेंट दी है, ये इसमें पूरी तरह से जितनी कंप्लेंट्स हमने पहले भी की हैं, उनका सबका भी हवाला दिया है। दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में, ना तो वो फैसला राइट लेता है ना लेफ्ट लेता है। अगर उन्होंने ठीक किया, हमारी कंप्लेंट गलत है, तो हमें बताओ भाई आपकी कंप्लेंट गलत है और जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको नोटिस दीजिए। और ये आज की बात नहीं है, ठीक है, ये पिछले चुनाव की भी बात है। ठीक है। चुनाव के दिन मोदी जी पूरा रोड शो करते हुए 2017 में गुजरात में कमल का फूल लगाकर वोट मांगते देखे गए। लेकिन कभी भी अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी, उन पर इलेक्शन कमीशन कोई भी हिम्मत नहीं करता एक्शन लेने की। लेकिन कर्नाटक की जनता कांग्रेस की 5 गारंटी पर पूरा विश्वास किए हुए है और कल इनका सफाया हो जाएगा वहां से। ठीक है। सुधांशु जी, मैंने उनसे पूछा कि आप संकट कटे मिटे सब पीरा, आपको इनको भी बजरंगबली के पास आज जाना पड़ गया बड़े मंगल के दिन। आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके इतने लंबे चौड़े आरोपों पर कि आपके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, इनके नेताओं पर कार्रवाई कर लेता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे ही बजरंगबली का नाम आ जाता है तो ये लोग नाम लेने में बड़े हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ महावीर का नाम आ जाता है वहाँ पे अब कौन निकट नहीं आने से कतराने लगता है, ये देश की जनता समझ सकती है। अब आलोक जी ने जो बोला उसी में से 3 बिंदु लेता हूँ। इन्होंने अपने उद्बोधन के पहले वाक्य में बोला कि संकट कर्नाटक पर 5 साल से छाया हुआ है। मतलब आप देखिए दीपक जी, ये जोश में अपने 1.5 साल भी काउंट कर ले गए।
मतलब ये कहते हैं ये बेहतरीन काम कांग्रेस वाले करते हैं। हम तो 3.5 साल से है ना, 5 साल में बताओ आपने अपना 1.5 साल। ये सही है कि खंडित जनादेश के कारण एक संकट आया था और उस संकट की वजह से ही समस्याएं आई। स्पष्ट जनादेश होता तो शायद वो समस्या नहीं आती। दूसरा, इन्होंने अपने एक वक्तव्य में ही बोला कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां 50 साल से कांग्रेस नहीं आई है और विकास नहीं हो रहा है। क्या, चलिए कम से कम ईमानदारी से स्वीकार किया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां 50 साल से कांग्रेस नहीं आई है, जिसमें तमिलनाडु है और 45 साल से पश्चिम बंगाल है। सब बड़े बड़े राज्य हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है चूंकि हमारे नेताओं ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को हटा देंगे, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। दीपक जी, कहे से अधिक महत्व लिखे का होता है। इन्होंने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखित में वादा किया कि हम उसको रिवर्ट कर देंगे। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आपने उस पर अपने लिखित में निर्णय किया। तो आप लिखित में यह कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय कुछ भी होगा हम पलट देंगे। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग ने बड़ी उदारता दिखाई, अन्यथा इसके ऊपर तो चुनाव आयोग को उन्हें खींच देना चाहिए था कि भाई, और कोर्ट ने भी बड़ी उदारता दिखाई। अन्यथा कोर्ट कह सकता था ये मामला हमारे यहां विचाराधीन है, आप कैसे लिख के कह रहे हैं। यानी इन 3 चीजों से बहुत साफ और स्पष्ट हो जाता है। हां, ये मैं मानता हूं कि अगर हमारी कभी सरकार तमिलनाडु में नहीं आई पर डिफेंस कॉरिडोर 2 बने मोदी जी की सरकार में, एक उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश में और दक्षिण भारत में हमने तमिलनाडु में दिया, जहां हम दूर दूर तक कभी सत्ता में नहीं आए, कभी हमारा एक मंत्री तक नहीं रहा है। यह ईमानदारी। हाँ, परंतु क्या होता है, जिन राज्यों में दूसरी सरकारें आती हैं वो जगह जगह पे अवरोध उत्पन्न करना चाहती हैं। जैसे बंगाल की सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए डाटा नहीं दिया, तो राजस्थान की सरकार आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू करती है, इस कारण से समस्या आती है। अथवा जो कई बार लैंड एलोकेशन की बात आती है, तो जैसे केजरीवाल जी की सरकार अपने बंगले के लिए तो खटाखट पेड़ों कटने क्लियरेंस दे दिया था, मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए 2-2 साल तक क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। इस कारण से उन्होंने कहा कि यह समस्या आती है। परंतु हम सिर्फ यह बात कहना चाहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में महत्वपूर्ण स्थिति जानते क्या है कि हमने कर्नाटक के लिए क्या किया है, देश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है। अटल जी की सरकार के समय में आईटी का सेंटर बना था, मोदी जी की सरकार के समय में डिजिटल सेंटर बना है, वर्ल्ड का डिजिटल सेंटर बना है। सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री कर्नाटक में लग रही है। सबसे ज्यादा महंगा फोन आईफोन जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है भारत में असेंबल होकर, वो कर्नाटका में हो रहा है। और अगर आप गए होंगे आलोक जी तो T2 टर्मिनल पे उतरे होंगे तो आपने देखा होगा किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेंगलुरु का वो टर्मिनल बनाए, और उसी के साथ कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति भी है बाहर निकलते समय। यानी कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और जो बेहतरीन भविष्य दिख रहा है, टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड इमर्जिंग न्यू बेंगलुरु, उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो हम तो दोनों तरफ से बात करते हैं, विकास, जन कल्याण और गौरव, तीनों चीजों पे हम समान रूप से काम करते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। उन्होंने बता दिया उन्होंने क्या क्या काम किया, और आप वो तो कह रहे हैं कि आलोक जी ने जो है अपनी 1.5 साल भी गिना दी कि हाँ, इन 1.5 साल में भी कर्नाटक की जनता संकट में थी। मैं जानबूझ के वो 1.5 साल लिए थे कि उस 1.5 साल में कुमार स्वामी जी की सरकार को केंद्र ने भेदभाव किया, पहली चीज, और ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज, उस 1.5 साल में ऑपरेशन कमलम चलाते रहे, तमाम विधायकों को खरीदने के चक्कर में लगे रहे, तीसरे चौथे प्रयास में जाकर ये सफल हुए। तो जो सरकार चोरी की हो, इसलिए मैंने उसमें 1.5 साल जोड़े थे। अच्छा क्या याद दिला दिया मुझे। सुधांशु भाई, बेरोजगारी दर 7.25% से 23% हो गई पिछले 3.5 पौने 4 साल में। किसानों की आत्महत्या दर में महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर है कर्नाटक का। कर्नाटक के ऊपर जो कर्जा है, अरे महंगाई दर 23% आपने कहाँ पढ़ा आलोक भाई? डबल हो गया। 23% आप किस आधार पे कह रहे हैं भाई? क्या चीज? अरे 23% कहां? आंकड़ा कोट करिए, हवा मत बोलिए सर, बताइए कहां लिखा 23%? बेरोजगारी दर आपने जो कहा 22.9% है, CMI का आंकड़ा है। अरे सुनिए ना, मैं बताता हूं सांसद जी, किसका आंकड़ा है? 22.9% एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, और CMI का आंकड़ा है, उसको पढ़ लीजिए। वैसे नो डाटा गवर्नमेंट है ये, इस गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं होता है, ठीक है। वापस आता हूं मैं, 1200 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं। ये विधानसभा के पटल किस महीने का है? अरे भाई, विधानसभा के पटल पर सवाल का उत्तर है। 1248 कंपनियां बंद हुई और 83,000 से ज्यादा लोग उसमें से बेरोजगार हुए। मेरे आंकड़े नहीं, ये विधानसभा के पटल पर दिए गए आंसर उत्तर है।
अब बात आती है 40% कमीशन की सरकार की। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम आपके लोग कह रहे हैं। आपके विधायक कह रहे हैं 2500 करोड़ रुपया दो, मुख्यमंत्री बनो, 100 करोड़ रुपया दो, मंत्री बनो, 10 करोड़ रुपया दो, वाइस चांसलर बनो, 1 करोड़ रुपया दो, पुलिस में इंस्पेक्टर और एई बनो। ये हम नहीं कह रहे, आपके लोग कह रहे हैं। ईश्वरप्पा को क्यों हटाया था? तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने लिख कर दिया। आपने तो मठ और मंदिरों को नहीं छोड़ा, उन्होंने लिख कर दिया कि हमसे 30% कमीशन किसी भी चीज का लिया जाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने लिख कर दिया। आप किस विकास की बात करते हैं? आप केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं और आखिर के दिनों में आकर उसको पोलराइज करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे यहां पर, लेकिन अपने किसी एक राज्य में आपने बनाया हो तो बता दीजिए पिछले 2 साल के अंदर। गुजरात का चुनाव था, सुधांशु जी आपसे मेरी चर्चा हुई, कमेटी बना दी है साहब, 4 दिन पहले कमेटी बनी और उसके बाद आज तक उसकी कोई बैठक नहीं। उत्तराखंड का चुनाव था आज से लगभग 1.25 साल पहले, उसकी कमेटी बनी और उसका आज तक कोई काम नहीं हुआ। केवल पोलराइज कैसे किया जाए। मोदी जी के किसी भाषण में बताइए उन्होंने महंगाई का मैं बोला हो, बेरोजगारी का बे बोला हो कि मैंने बेरोजगारी यहां पर कम की है, मैंने महंगाई कम की है यहां पर? एक बार भी उन्होंने अगर वक्तव्य दिया हो तो बताइए। राजीव गांधी तक को ले आए, तमाम लोगों को ले आए। राजीव गांधी जी को गए आज तमाम वर्ष हो गए, वो अपनी शरीर के चिथड़े कर कर देश के लिए नौछावर हो गए, लेकिन आप लोग उनको भी नहीं बख्शते हैं। गुजरात का चुनाव था 2017 में, तब कॉन्स्पिरेसी डॉक्टर मनमोहन सिंह और आर्मी के पूर्व चीफ कर रहे थे, फिर संसद में माफी मांगी गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इस बार कॉन्स्पिरेसी सोनिया गांधी जी कर रही थी। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और आज प्लेन लेवल फील्ड मिलनी चाहिए। कल आपके तमाम लीडर्स ने 7 बजे चैनल्स पर इंटरव्यू दिया और वोट मांगे। मोदी जी ने उसके बाद भी 2 घंटे बाद भी अपना वीडियो रिलीज करके वोट मांगे। आज ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि क्या वो हिंदुस्तान के लिए बना है या बीजेपी को जिताने के लिए मदद के लिए बना है। आज ये इलेक्शन कमीशन का लिटमस टेस्ट है कि जो हमारी आज 9 पेज की कंप्लेंट गई है, जिसमें सारे के सारे सबूत हमने दिए, इलेक्शन कमीशन क्या उस पर एक्शन करेगा या वो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा? ये देश देखेगा। कर्नाटक की जनता देख रही है कि मोदी जी ने किस तरह से गुमराह किया उनको। 3.5 वर्ष तक किस किस तरह से कौन कौन से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक में FIR नहीं हुई। तमाम लोग जो गए वो सरकारी अधिकारी जेल गए, एक नेता को जेल नहीं जाने दिया। ठीक है, मुझे लगता है आलोक जी एक सवाल, कर्नाटक की जनता पूरी तरह से तय कर चुकी है। आपने ये कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए बना है, अगर आप जीत गए तो क्या होगा? अभी तो खेल खुला हुआ है, अगर आप जीत गए तो क्या कहेंगे? दीपक जी मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। आज मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का लिटमस टेस्ट है। आपने कहा बीजेपी को जिताने के लिए बना है, ये आपके पहले शब्द था, दूसरे में आपने लिटमस टेस्ट बोला, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं अगर आप जीत गए तो क्या कहेंगे? दीपक जी सुनिए ना भाई, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है। इलेक्शन कमीशन को यह प्रूव करना है कि वो बीजेपी के लिए जिताने के लिए बना है या वो देश में मान लिया आपकी पूरी बात इलेक्शन कराने, दोनों चीजों को एक साथ देखा है। कह रहा हूं इसके मैं इसीलिए काउंटर सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप जीत गए, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई, अगर आप जीत गए तो क्या कहेंगे चुनाव आयोग को? देखिए मैं हार और जीत की बात नहीं कर रहा, जीत कोई भी सकता। आपने सीधा आरोप लगाया चुनाव आयोग जिताने के लिए बनाए, हमें पूरा भरोसा हम जीत रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना भाई, दीपक जी सुनिए ना, अगर एक्शन नहीं लेती तो यह स्पष्ट होगा कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर नहीं जीतते हैं तो जनता का आभार व्यक्त करेंगे हम। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो आज हमने कंप्लेंट दी है रणदीप सुरजेवाला जी के माध्यम से, मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, आज अगर आप हनुमान चालीसा के ऊपर बैन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन महोदय, तो 4 दिन से जो चल रहा था, जो मोदी जी अपना कमल का फूल लगाकर और जय बजरंगबली के नारे लगाते थे इलेक्शन स्पीच में, इलेक्शन कमीशन उसको जस्टिफाई कैसे करेगा? आज सवाल है ये, और ये कांग्रेस के नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नहीं, ये देश की जनता के सवाल है। ठीक है, मैं सुधांशु जी से यही सीधा सवाल लेता हूं। चुनाव कल समाप्त होगा। आलोक जी इसी सवाल से आपने एक सवाल उठाया है, और सवाल क्या है? सवाल ये है बचानी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कहें कि एक बटन
बजरंग बली के नाम पर दवाई है। सुधांशु जी, ये वोट मांगना नहीं हो गया धर्म के आधार पर? पहली बात तो मैं दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं, आलोक शर्मा जी ने कहा कि सीएमआई के डाटा के अनुसार 22.9% है। कोई जाके चेक कर ले। अप्रैल में उन्होंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्च के मुकाबले बढ़ी है, 7.3 से बढ़कर 8.1 हुई है। ये कुछ भी मत बोल दिया करिए। 22.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर तो हाहाकार मच जाएगा देश में। इसलिए मेरा मानना है कांग्रेस के 50 साल की सबसे बड़ी। और अब सुनिए दूसरा भी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी बता दे रहा हूं सर अपने टर्म। आप टोटल बताइए, टोटल बताइए। अब सुनिए, अरे मैं बोल रहा हूं, तोड़िए मत आंकड़ों को। अब पूरी बात होने दीजिए, बताइए। अरे तोड़ नहीं रहा हूं, पूरी बात होने दीजिए। एक ही आंकड़ा अनकंफर्टेबल आया, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं, आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। मैंने नहीं किया था। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब मैं एक और बात बताता हूं। सीएमआई का जो आंकड़ा होता है वो हर महीने का एक एम्पिरिकल आंकड़ा होता है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में किसी संस्था के पास वो हैसियत नहीं है कि 140 करोड़ का डाटा वो 15 दिन में इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करके दे दे। तो एक पीरियोडिक लेबर सर्वे है जो क्वार्टरली आंकड़ा देता है। जो क्वार्टरली लास्ट आंकड़ा 2022 के लास्ट क्वार्टर का है वो 7.2 था, और पीरियोडिक लेबर सर्वे ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहा था 4.1 पे आया था। इसलिए पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कभी कांग्रेस वाले कहने लगते 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, कभी कुछ भी कहने लगना। तो मेरे विचार से आज इस इंटरनेट के युग में कोई भी बात थोड़ी गंभीरता से कहनी चाहिए। अब आता हूं बजरंग बली पे ऊपर। हम एक बात कहना चाहते हैं दीपक जी, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था, जो राजेंद्र बाबू से लेके बाबा साहब अंबेडकर का सिग्नेचर किया हुआ संविधान की मूल प्रति रखी है, उसमें 10-12 प्रमुख चित्र हैं। उसमें एक चित्र बजरंग बली का भी है। तो मतलब बजरंग बली सांप्रदायिक हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बजरंग बली का चित्र है। अब मैं दीपक जी और कहना चाहता हूं, अभी ये लोग बहुत गलवान घाटी की बात करते हैं जहां हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए थे, और चाइना के तो 50 से 60 हुए थे। चाइना ने एक को माना नहीं। इतनी हास्यास्पद बात के ऊपर ये लोग कहते हैं कि बगैर गोली चले हाथ की लड़ाई में हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और कोई ये सोचे दूसरे पक्ष का एक भी घायल नहीं हुआ होगा। ऐसे बचकाने तर्क पे जो भरोसा करे, परंतु आपको पता वो बिहार रेजिमेंट के जवान थे। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? बजरंग बली की जय। वो सांप्रदायिक है क्या? यही समस्या है। ये जब से ये सेकुलरिज्म का कीड़ा दिमाग में घुस गया है, भारत की सभ्यता संस्कृति के हर प्रतीक को सांप्रदायिक सांप्रदायिक सांप्रदायिक। और मैं बताना चाहता हूं, बजरंग बली की सबसे बड़ी मूर्ति कंबोडिया में है। वो हिंदू देश नहीं है। वहां 6 डाक टिकट पिछले 60 सालों में बजरंग बली पे जारी हुए हैं। वो कोई हिंदू देश नहीं है। पूर्व पश्चिम में चले जाइए, एक देश है होंडुरास, लैटिन अमेरिका में। अभी मैं दर्शकों से कहता हूं जाके मोबाइल पे चेक करिए, इंटरनेट पे, द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। वहां पे एक देवता हैं जो वायु के प्रतीक माने जाते हैं और गॉड माने जाते हैं, और यह माना जाता है वो हनुमान जी का ही प्रतीक है। हनुमान जी जैसा ही उनका स्वरूप भी है। इतना व्यापक स्वरूप संविधान नेताओं ने रखा, हमारे बलिदानी सैनिकों का युद्ध घोष, मगर चंद कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए ये हर चीज को सांप्रदायिक कहेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं, मुझे हंसी आती है कि ये वो पार्टी जिसने खुद कहा कि हमने संविधान लिखा था। तो नेहरू जी गलत थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत थे, बाबा साहब अंबेडकर गलत थे, सरदार पटेल गलत थे, हमारे सैनिक गलत है, मगर एकमेव अद्भुत ज्ञान के आविर्भाव से प्रकट हुए श्री राहुल गांधी जी और उनके समस्त भक्तगण जो आज चुनाव आयोग को ज्ञान दे रहे हैं, वह सही है। यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। ठीक है, आलोक शर्मा जी बताइए भाई, ये तो संविधान में है बजरंग बली की तस्वीर, और बजरंग बली एक बहुत व्यापक मतलब एक सोच है हमारे यहाँ। और आप भी, मुझे पता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तिलक हमेशा लगा के रखते हैं। व्यापक हैं। देखिए बजरंग बली व्यापक हैं। बजरंग बली के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन क्या किसी भी जाति, धर्म या किसी भी ऐसी चीज के ऊपर जो हमारे संविधान के विपरीत जाती हो, क्या उस चीज के ऊपर हम नाम पर वोट मांग सकते हैं? क्या हम जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं? क्या जाति और धर्म के प्रतीकों के नाम पर वोट मांग सकते हैं? उस संविधान में अगर कहीं लिखा हो, सुधांशु भाई, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्या आप प्रभु राम के नाम पर
आप बजरंग बली के नाम पर, आप अल्लाह अकबर के नाम पर, आप जैन धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं। अगर उस संविधान में कहीं लिखा है तो बताइए, मैं शांत रहूंगा, खामोश हूं। बोलिए सुधांशु जी, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बोल दूं? आप? हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। बताता हूं। हाँ, मैं कह अरे भाई, मैंने तो कहा कि अगर संविधान में प्रभु राम का भी चित्र है मूल प्रति में और बजरंग बली का भी चित्र है, तो मतलब वो धर्म के प्रतीक थे, सांप्रदायिक थे, तभी तो संविधान सभा ने उनको बना दिया। ये अद्भुत ज्ञान 70 साल बाद कहां से आया? और दूसरा, आपने कहा अल्लाह अकबर के नाम पे, बिल्कुल जनाब, एक पार्टी है इस देश में जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, जिसके के साथ मिलकर आप सरकार बना चुके हैं अविभाजित आंध्र प्रदेश में, जो कहती है मुसलमानों की एकता को समर्पित हूं। और उन्होंने अल्लाह अकबर अपनी शपथ के बाद संसद में भी बोला। और एक पार्टी है केरल में मुस्लिम लीग, नामी है मुस्लिम लीग, जिनके साथ आप गठबंधन करके सरकार चला चुके हैं और आज भी केरल में गठबंधन है। एक और पार्टी है बंगाल की, पीर जादा अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी हैं जनाब, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, अल्लाह अकबर उनका आदर्श वाक्य है। और उनके साथ आपने गठबंधन किया था बंगाल में, ठीक है, सफाया हो गया आपका, अलग बात है। तो ऐसा तो है नहीं, आप तो अल्लाह अकबर वालों के साथ रह चुके हैं। सुधांशु जी ने सवाल उठाया था कि आप ऐसी तमाम पार्टियों के साथ हैं जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हैं, मुसलमानों से जुड़े उन पार्टियों का नाम है और उनका आदर्श वाक्य कहते हैं मुसलमान के लिए, एकता के लिए बनी पार्टी, उनके इत्तेहाद के लिए बनी पार्टी। आप AIMIM के भी साथ रहे हैं, आप मुस्लिम लीग के भी साथ रहे, और फुरफुरा शरीफ का बंगाल में एग्जाम्पल दिया। उनका आदर्श वाक्य तो यही है ना सर, उनकी तो कैंपेन ही इसके आधार पर होती है, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया था, अल्लाह अकबर। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेरा मूल सवाल था कि संविधान कहाँ लिखा है कि आप धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे, उसका उत्तर नहीं आया। अब मैं कहने लगूं कि आपने तो आतंकवादियों को मंत्री तक बनाया है, वो डेविएशन होगा सब्जेक्ट का। आपने जो संगठन आतंकवाद में लिप्त रहे उनके साथ टाई अप किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मूल मुद्दा है उससे भटकाना है, नहीं मिला। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो आज इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है कि भाई हनुमान चालीसा का आप इस तरह से पाठ नहीं कर सकते, तो वो क्या पाकिस्तान के संविधान के आधार पर लगाया है या हिंदुस्तान के संविधान के आधार पर लगाया है? इसका मतलब आप कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा, दंगों के नाम पर जनता को या वोटर को डराना, और वो भी गृह मंत्री के द्वारा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का 124 सेक्शन है, क्या उसमें प्लेन लेवल फील्ड नहीं है? और अगर वो गलत है तो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत नहीं है? और अगर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना सही है तो इलेक्शन कमीशन बताए और देश को पता चले कि जाति और धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट मांगना अलाउड है। क्या ये सच है? फैसला तो दो ना इलेक्शन कमीशन। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर धर्म के नाम पर वोट मांगना अलाउड है इस देश में, धर्म के प्रतीक और भगवान के नाम पर वोट मांगना अलाउड है, तो इलेक्शन कमीशन बताए। हम भी फिर कहीं न्यायालय में जाकर गुहार का लगाएंगे। अच्छा, ये तो आप बजरंग बली के नाम पर मांग लेंगे, राम के नाम पर मांग लेंगे, भगवान राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम, आप किसके नाम पर मांगेंगे आलोक जी? अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि चलिए हाँ अलाउड है। हम भगवान को आस्था का विषय मानते, चुनाव का नहीं। और दीपक जी, इसी में सब कुछ आपने कह दिया कि यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। 80-20 के नाम पर वोट मांगो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगो, रामजादे हरामजादे के नाम पर वोट मांगो, गोली मारो के नाम पर वोट मांगो, यही असली चेहरा है। और अब ये लोग एक्सपोज हो गए। ठीक है, हम तो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ठीक किया है तो आप क्लीन चिट दीजिए ना इनको, किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर आज हनुमान चालीसा के नाम पर वोट मांगना गलत है तो 4 दिन पहले सही कैसे था? देश के प्रधानमंत्री है वो। अरे उन्होंने नहीं देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक चिट्ठी, जो लोगों को इलेक्शन कमीशन ने रोका है वो इसलिए रोका है कि वो एक साथ खड़े होकर धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे, और किसी कारण से नहीं रोका। कोई मंदिर में हनुमान चालीसा इलेक्शन कमीशन उसको नहीं रोक सकता। एक मिनट, मैं फिर कहूंगा ना, वही तो दिक्कत है ना। अगर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते तो ये
टॉपिक नहीं बनता। इनको तो टॉपिक बनाना था ना, इन्होंने तो विवाद का विषय बनाना था। और इलेक्शन कमीशन ने हनुमान चालीसा पर बैन लगा दिया। इस तरह का एक परसेप्शन बनाना है जनता में। मोदी जी ने, हमने बजरंग दल की बात की, मोदी जी ले गए, राम पर बैन लग गया। हमने तो यही सुना था कि भाई राजीव गांधी जी ने वो ताले खुलवाए थे डीएम के आदेश पर और न्यायालय के आदेश पर। उसके बाद अब ये बजरंग बली पर भी ताला लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के वाक्य हैं, कहीं किसी ने नहीं कहा, लेकिन झूठ का सहारा। मैंने इतनी चीजें गिनाई आपको, ठीक है, कैसे डेविएट किया जाए। जवाब लेते प्रधानमंत्री मोदी जी का सारा चुनाव प्रचार कांग्रेस पर केंद्रित रहा। अरे भाई आपने काम किया तो लिस्ट गिनाइए ना। हम कह रहे हैं रेट कार्ड हमने पब्लिश किया 40% का, ठीक है, कमीशन भी जाती, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं? अब ये गलत है 20 मिनट है और ये गलत प्रचार हो रहा है हमारे खिलाफ। कर रहे हैं आप सुधांशु जी। देखिए दीपक जी, देखते देखते कैसे बदल गए जनाब। आपकी डिबेट शुरू हुई तो पहले वाक्य में कह रहे थे चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और ये मोदी जी के हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और अभी बोला कि चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा पे रोक लगा दी तो बहुत सही है। जनाब इतनी जल्दी आप लोग जो बदलते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भी राय बदलते हैं, इसीलिए लोगों के मन में नेताओं के प्रति विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है कि पल में तोला और पल में माशा। उसका आपने उदाहरण दे दिया। अब मैं और स्पष्ट बता देता हूं दर्शकों को, चुनाव आयोग और सांप्रदायिक पर भी हमारी नजर में और संविधान निर्माताओं की नजर में न बजरंग बली सांप्रदायिक हैं न भगवान राम सांप्रदायिक हैं। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर कोई सांप्रदायिक उनको आप मानते धर्म से जोड़ते हैं तो आप कोई दूसरे धर्म का ऐसा भगवान बताइए जिसको दूसरे धर्म वाले भी मानते हो। मैं कई बार बोल चुका हूं, दुनिया में एक ही देश है जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th, वो थाईलैंड है, हिंदू देश नहीं है। दुनिया का एक ही देश है जहां की राजकुमारी मानती है कि वो भगवान राम से डिसेंडेंस है, वो साउथ कोरिया है, वहां वो भगवान, वो हिंदू देश नहीं है। एक ही देश में प्रतिदिन रामायण आती है नेशनल ब्रॉडकास्टर पे, वो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, हिंदू देश नहीं। तो आपकी सांप्रदायिकता के किसी भी पैमाने पे आपके तर्क के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब मैं बताता हूं सांप्रदायिक क्या होता है। मैं दर्शकों से कहूंगा जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है जाके चेक करें। इस देश में एक चुनाव ऐसा हुआ जिसमें चुनाव घोषणा पत्र में सीधे धर्म के नाम पे शासन चलाने का संकल्प लिया गया। 1988 मिजोरम विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि यदि हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो रोमन कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, इसमें किंतु परंतु बचने का कोई स्कोप नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कांग्रेस वाले लोगों को याद रखना चाहिए, खुलेआम सब, और चुनाव आयोग ने उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया। और मैं दर्शकों से कहता हूं थोड़ा रिसर्च करिए जाके। 1985 यूपी विधानसभा चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश में 40% पोलिंग हुई, और अमेठी में जानते हैं कितनी हुई? 97% पोलिंग। 97% पोलिंग, और चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। और जब टीएन शेषन ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू किए जो इनकी सरकार को अनकंफर्टेबल लग रहे थे, तो वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने चुनाव आयुक्त को 3 चुनाव आयुक्तों में बदल दिया, सह आयुक्त, और कहा गया कि अब मेजॉरिटी से निर्णय होगा। इसलिए मान्यवर, चुनाव आयोग हो या सांप्रदायिकता की बात हो, मैंने तो बता दिया, बजरंग बली और भगवान राम दोनों को गैर हिंदू भी मानते हैं। आप बताइए अल्लाह अकबर को कौन मानता है गैर मुस्लिमों में? बताइए, एक गैर मुस्लिम बताइए जो कहता हो अल्लाह अकबर, आप बता दीजिए। आप लोग मानते हो तो अलग बात है, स्पष्ट कर दीजिए तो हम मान लें कि साहब ये भी गैर सांप्रदायिक है, ये भी सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। बताइए, आप सिर्फ मुस्लिम मानते हैं, आप बताइए कोई गैर मुस्लिम उदाहरण दुनिया में बताइए। मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, मैं उत्तर देता हूं। मैंने एक सवाल पूछा कि धर्म और जाति के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, वो कहां पर लिखा है? मुझे उत्तर नहीं मिला। मैंने फिर दूसरा सवाल उठाया कि अगर आज हनुमान चालीसा के ऊपर आज बैन लगाना। सर एक बीच में बोल दूं आप? सुनिए ना भाई, सुनिए। नहीं, मैं एक स्पष्ट कर दूं, हमने साफ कर दिया कि हम धार्मिक चीज पे नहीं मांग रहे हैं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक चीज पे हम नहीं मांग रहे। चलिए, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं ना, हमने कंप्लेंट की, हमने 6 कंप्लेंट की। अगर वो सही है कि आप लोग ठीक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय ठीक कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहे ना। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर मोहर लगाए, देश की जनता भी देखे।
कि हनुमान जी जो हैं उनके नाम पर नारे लगाकर एक देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, संविधान के परखच्चे उड़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मोहर लगाए उस पर, देश की जनता देखेगी। ये तर्क और कुतर्क देकर आप इलेक्शन को डेविएट मत कीजिए। आप हार चुके हैं। हमने रेट कार्ड जारी किया कि 40% कमीशन के रेट हैं ये। आप इलेक्शन कमीशन नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो सत्यता है। आपने क्यों नहीं कंप्लेंट की कि ये हमारे रेट नहीं, ऐसा हमारी सरकार में नहीं हुआ और ये दुष्प्रचार हो रहा है हमारे खिलाफ। कमल का फूल लगाकर हमने रेट लिस्ट जारी की थी, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि उस सत्यता है कि 40% कमीशन आपके लोगों ने बताए। आपके विधायकों के 8-8 करोड़ रुपया कैश मिला, यह भी सत्यता है कि नहीं? जरा बता दीजिए। आपने कहा विश्वसनीयता की बात है। 15 लाख तो सबके अकाउंट में आ ही गए, 100 स्मार्ट सिटी सबकी बनी गई, स्विस बैंक से सारा काला धन आ गया, 4 लाख करोड़ आया होगा जरूर। कौन कौन सी विश्वसनीयता की बात करते हैं आप सुधांशु भाई? इससे झूठी सरकार तो आज तक नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लेकर और कर्नाटक के गली कूचों तक झूठ बोलते हैं। क्या ये सच नहीं? आप विश्वसनीयता की बात करते हैं। आप केवल गुमराह कर सकते हैं। आप केवल देश के प्रधानमंत्री का सरकारी पैसे पर चुनाव प्रचार करवा सकते हैं। एक एक टेंट के 12-12 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जो चुनाव आता है उसमें कहीं ना कहीं झूठ के एंगल को लेकर आगे बढ़ते हैं। सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कोरोना में कितनी डेथ हुई। सरकार ये नहीं बता पाई आज तक 2018 के बाद किसानों के आत्महत्या के आंकड़े पार्शियल आने शुरू हो गए, और मोदी जी ने तो स्वयं कहा था कि ये आंकड़े वांकड़े कुछ नहीं आने चाहिए। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाएं कटघरे में खड़ी। अगर आज बजरंग बली के नाम पर वोट मांगना गलत है तो 4 दिन पहले सही कैसे था? और अगर वो 4 दिन पहले भी सही था और आज भी सही है, और बजरंग बली की फोटो अगर संविधान में है इसलिए वोट मांग सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इसको देश की जनता को बताए। देश की जनता समझेगी कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को आपने पंगु बना दिया है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पंगु। हम तो कह रहे हैं निर्णय लो भाई। निर्णय क्यों नहीं लेता इलेक्शन कमीशन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बैकडोर से कहीं ना कहीं मदद करता है, ऐसा प्रतीत होता है। और हम कहना चाहेंगे कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की साथ आज दाव पर है। लिटमस टेस्ट है इलेक्शन कमीशन। तो मतलब आलोक शर्मा जी, आपने तय कर लिया एक्सक्यूज, आपने तय कर लिया कि अगर हम हारे तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। मैं ये मानूं नहीं, आपका तर्क ही पूरे 1 घंटे में 4 बार कहा दीपक जी, मैंने 4 बार कहा। दीपक जी 1 मिनट, दीपक जी 1 मिनट। फिर तो किसी को इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करनी नहीं चाहिए, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। फिर बीजेपी वाले क्यों गए थे? क्या बीजेपी वालों ने एक्सक्यूज तय कर लिया था इसलिए गए थे क्या? मैंने आपके शो में 4 बार कहा हम जीत रहे हैं, 150 से ऊपर सीटें आएंगी। बीजेपी को इस बार ऐसा सुपड़ा साफ होगा, इनको दिन में भी मतलब होश नहीं आएगा ये क्या हुआ हमारे साथ। देश की जनता में ग्राउंड पर देख के आ रहा हूं, वहां पर कोई मुद्दा नहीं चल रहा। वहां केवल एक मुद्दा चल रहा है कि भ्रष्टाचार में इन्होंने कर्नाटक को लूटा है और इनको बाहर खदेड़ना है। ठीक है, आज ये जितने मर्जी मुद्दे अपने डाइवर्ट कर लें, कर्नाटक की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ठीक है, आपने मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया, मुख्य मुद्दों पर आप बात करना ही नहीं चाहते सुधांशु जी, और आपने बजरंग बली का मुद्दा उठाया और उसी पर पूरा चुनाव लड़ लिया। देखिए दीपक जी, आपकी इस डिबेट के दौरान 3 बार तो पैतरा बदल लिया आलोक जी ने। पहले चुनाव आयोग खराब था, फिर चुनाव आयोग ठीक हो गया, इस वक्तव्य में फिर खराब हो गया। तो आपकी स्थिति मान्यवर वो हो गई 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। अब मैं आपको जवाब देता हूं, चुनाव आयोग ने जो किया है, चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा पे बैन नहीं लगाया। धारा 144 के तहत सड़क के ऊपर लोग चुनाव के दौरान नहीं इकट्ठा हो सकते। मतदान से 48 घंटे पहले हर जगह अनिवार्य रूप से 144 धारा लगी रहती है, इसलिए किया। आप ले जा रहे हैं उसको हनुमान चालीसा पे। चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक आधार पर निर्णय लिया है धारा 144 का, मगर आप ले जा रहे हैं क्योंकि आपको अल्पसंख्यकों का नहीं, कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए किसी भी कीमत पे। अब मैं मुख्य मुद्दे की बात करता हूं, 40% कमीशन की बात। तो मान्यवर जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता बजाय कहने के।
रिश्वत मांगना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत के लिए कमिटमेंट करना भी अपराध है और रिश्वत को छुपाना भी अपराध है। ये 40% कमीशन जिसने कहा, उसने, आपने कहा ना चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया। अरे मैं चुनौती से पूछता हूं, किसने लिखित कंप्लेन की? आप दिखाइए कहीं लिखित कंप्लेन। बयान में है ना, लिखित कंप्लेन तो कहीं है ही नहीं। और पार्टी वो है जिसके कि प्रधानमंत्री ने 85% कमीशन की बात कही थी। और मान्यवर, वो 85% कमीशन किसी कॉन्ट्रैक्टर का बयान नहीं था। देश के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा बहुमत पाए हुए प्रधानमंत्री का सदन के पटल पे बयान था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और सुनिए आगे बयान और क्या था, दीपक जी, लोगों को याद नहीं होगा, हम लोगों के बचपन की बात है। उन्होंने कहा था, मतलब व्यंग में कहा था राजीव गांधी जी ने कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिसता है। तो मैं दर्शकों से कहता हूं, देशवासियों से, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए रुपया क्रमशः इतना घट जाता था, घिस जाता था कि 85% हाथ में चला जाता था। और वो लोग आकर आज यह सवाल करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर के बगैर लिखित बयान पे, बगैर लिखित शिकायत के ऊपर जो आप बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कारण से आपके सामने समस्या हो रही है। अब एक लाइन में और भी बता दूं, हमने क्या किया है, सुनिए हमने क्या किया है कर्नाटक के लिए। येदियुरप्पा जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने किसानों को पहले 1 साल में 0% रेट पे इंटरेस्ट देना शुरू किया था। इसी वजह से आज दूध की वह ब्रांड दिखाई पड़ रही है नंदी के रूप में, जो कि आज कर्नाटक का गौरव बन के खड़ी है। बासवराज बोम्मई जी की सरकार ने विद्या रतन धन योजना की है, जिससे किसान के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो मिल जाती थी, हायर एजुकेशन में भी अव्यवस्था मिली। 725 करोड़ रुपए 10 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को, 10.5 लाख किसानों को वितरित किए जाते हैं। आप गए होंगे तो बेंगलुरु मैसूर का एक्सप्रेस वे नहीं देखा मान्यवर, 75 मिनट में चले जाते हैं। अब आप चुनाव प्रचार के लिए गए होंगे, पहले 2 ही एयरपोर्ट थे, बेंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान आपको 7 जगह अगर एयरपोर्ट नजर नहीं आने शुरू हुए, टुमकुर में बनती हुई युद्धक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री नहीं दिखाई पड़ी, आईफोन 14 25% भारत में बने वो नहीं दिखाई पड़ा, सेमीकंडक्टर बनता जा रहा है वो नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, और मैं कह रहा हूं जो बेंगलुरु की जो रिंग रोड बन रही है वो आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है दोनों के लिए। आलोक जी 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड सुधांशु जी के। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कट्टरपंथ, आपका एक वोट बैंक तो कर्नाटक में है, अब मुसलमान आपसे न छिटक जाए, इसलिए क्या आपने पीएफआई और जो बजरंग दल है उसको इक्वेट कर रहे की कोशिश की? गलती तो नहीं होगी है क्या, ये कारण था? और दूसरा एक छोटा सा सवाल और, ये सोवरेनिटी वाला मामला है, ये भी क्या उन लोगों के लिए जो कट्टरपंथ के साथ कनाडा का एग्रेशन के साथ मांगते हैं? देखिए, मुझे लगता है सोवरेनिटी कहीं ना भाषण में है। मेरे पास सोनिया गांधी जी के भाषण की स्पीच की पूरी कॉपी है। अरे ट्वीट में है मेरे भाई, भाषण में नहीं है। आलोक भाई, भाषण में कहीं नहीं है, ट्वीट में लिखी हुई है। दीपक भाई मुझे पता है, बोलने दीजिए ना भाई मुझे। दीपक भाई मैं बोलने तो दीजिए। हम भी जांच कर रहे हैं कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या वेबसाइट कुछ देर के लिए हैक हुई, हम भी जांच कर रहे हैं अपनी। क्योंकि स्पीच मेरे पास है, उस मंच पर मैं था, भाषण यूट्यूब पर है, और किसी नोएडा के चैनल में हिम्मत है तो भाषण को चलाए और उसमें सॉवरेनिटी या इस तरह का सेंटेंस दिखाए। वापस आता हूं, हमने 3 से 4 कंप्लेंट अप्रैल के महीने में की, उस पर ना नकारात्मक जवाब है। आलोक जी मुझे यही रुकना पड़ेगा। सुधांशु जी कंक्लूजन में एक लाइन, हम कंप्लेंट्स की बात कर चुके हैं। मेरे पास दीपक जी खत्म हो गया। गलत बात है ना, सुधांशु जी को आपने इतना समय दिया, दीपक जी गलत बात है। अरे मालिक, नहीं दीपक जी गलत बात है बिल्कुल। ये सर आपको ज्यादा दिया है, मैं कैलकुलेट करके कल ट्विटर पे डाल दूंगा। एक इनका बीजेपी का, एक मिनट सुनिए ना सर, दीपक जी क्या इनके एक कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखकर ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या की कि नहीं? एक्सप्रेसवे अगले दिन वाटरवे बना के नहीं? हुबली एयरपोर्ट पे पानी झरझर के गिरा के नहीं? 2G के आरोप लगाने वाले आज कह रहे हैं हाथ से हाथ। आज तो हालत यह है कि एक हाथ से नहीं, करोड़ों हाथ से रुपया निकलता है और एक आदमी की जेब में चला जाता है। ठीक है, सुधांशु जी एक लाइन में कंक्लूड करिए। सबसे पहला काम यह था। आलोक जी कल दोनों के मिनट्स में निकाल के ट्विटर पे डालूंगा। आलोक शर्मा कितने मिनट बोल रहे हैं और सुधांशु जी कितने मिनट बोले? वही मैं कह रहा हूं, आजकल डिजिटल मामला है, कोई बचाव का स्कोप नहीं है आलोक जी। और एक और बात कह दूं, कहे से ज्यादा महत्व लिखे का होता है। संप्रभुता की बात
ट्विटर पे है और आप कह रहे हैं अरे वेबसाइट भाई, हैक इतना हो गई। काम अगर आप लोगों ने किया था तो आज मत तक समझिए कर्नाटक देश की जनता ने आपको अच्छा, सिंपल वेबसाइट हैक majority हुई तो क्यों नहीं आपने साइबर सेल में कंप्लेंट नंदिनी करवाई है? को कांग्रेस ने बचा बताइए, लिया। अगर आपको नंदिनी लग रहा है चली कि गई थी इतनी बड़ी गुजरातियों के वेबसाइट हाथ हैक में हो कुछ गई, बताइए तो आपने साइबर सेल में करवाया? ट्विटर को आपने भाई, मैं कह रहा हूं हम कंप्लेंट किया? जांच कर रहे हैं दिखाइए। अपनी, हम अपनी जांच दिखाइए। कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल हम ठीक, जांच यही कर रहे हैं। करेंगे, जांच यही आप बात करेंगे। करेंगे। अब मेरे पास वेबसाइट बिल्कुल वक्त आपकी नहीं है, हैक अब हुई तो तो आप लेकिन कैसे जांच झूठ को करवाएंगे? अफसोस झूठ मेरे को पास बिल्कुल पुलिंदा वक्त नहीं है। बनाकर माफी देश के के साथ प्रधानमंत्री आपको बोले, भी ये रोकूंगा, सुभाष जी दुर्भाग्यपूर्ण को भी रोकूंगा।